आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग एक के काव्य खंड की तीसरी कविता जिसका शीर्षक है वे आँखें का अर्थ, भाव व शिल्प सौंदर्य समझेंगे। इस कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा, युगवाणी आदि। छायावादी कवियों में पंत जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण आदि से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कविता वे आंखें में युग युग से शोषण का शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार खगार सदृश बह खिसका। इस कविता में कवि ने किसानों की दुर्दशा, शोषण एवं दयनीय दशा का यथार्थ चित्रण किया है। कवि कहता है कि महाजनों के शोषण के शिकार किसान की आंखें गड्ढों में धसी हुई हैं, जो अंधेरी गुफा के समान प्रतीत हो रही हैं। उन आंखों से डरता है मन। किसान की कहते उन आंखों को देखकर मन में एक भय उत्पन्न होता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, कहते उन आंखों में दूर दूर तक कठोर कष्ट एवं दुख भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, उन आंखों में दीनता है, दुख है और एक मौन रुदन है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। कहते किसान की यह स्थिति हमेशा से ऐसी दयनीय नहीं थी। कभी यह किसान भी स्वतंत्र था। अभिमान भरा आंखों में इसका, उसकी आंखों में भी एक स्वाभिमान था। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका। लेकिन आज कहते उसे इस मझधार में अर्थात समस्याओं के बीच में छोड़कर संसार के सभी लोगों ने उससे किनारा कर लिया है। कविता का भाव सौंदर्य, इस अंश में कवि ने किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है। किसान हताश व उदासीन है। समाज द्वारा उसकी उपेक्षा करना सर्वथा अनुचित है। शिल्प सौंदर्य, अंधकार की गुहा सरीखी में किसान की गड्ढे में धसी आंखों की समानता अंधेरी गुफा से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। दारुण, दैन्य, दुख में द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। संसार कगार सदृश्य में उपमा अलंकार है। करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। प्रस्तुत काव्यांश में महाजनों के शोषण का शिकार हो रहे भारतीय किसान की मार्मिक दशा का चित्रण किया गया है। इन पंक्तियों में किसान अपने अतीत को याद करता है। उसकी आंखों के समक्ष अपने वे हरे भरे लहलहाते खेत नजर आते हैं, जबकि आज वह उनसे बेदखल हो चुका है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, कहते जिनके तिनकों की क्या हरियाली को देखकर उसका जीवन सुखमय हो जाता था। वो कहते वह आज उसके पास नहीं है, वह सब उससे छिन चुका है। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। यहाँ पर आंखों का तारा शब्द का प्रयोग किसान के पुत्र के लिए किया गया है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन का मतलब है जो जमींदार के कारिंदे थे। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। किसान की आंखों में उसके वह जो प्यारा पुत्र था उसका चित्र आज भी घूमता रहता है। उसको वह दृश्य याद आता रहता है जब जमींदार के कारिंदों ने
उसको लाठी से पीट पीट कर भरी जवानी में ही मार डाला था, उसकी हत्या कर दी थी। यह बात सोचकर वह अत्यंत दुखी हो जाता है। इन पंक्तियों में जमींदारों के अत्याचारों का सजीव वर्णन है। जमींदारों द्वारा किसान की जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर युवाओं की हत्या कर दी जाती है। शिल्प सौंदर्य। तृण तृण में शब्द की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली यानी कि जीवन रूपी हरियाली में रूपक अलंकार है। आंखों में घूमना, आंखों का तारा में मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है। कारकुनों द्वारा लाठी से मारे जाने के दृश्य को याद करना, दृश्य बिंब को में दृश्य बिंब साकार हुआ है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुपती वह, कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती। वह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। प्रस्तुत काव्यांश में महाजन द्वारा अपना मूल व ब्याज वसूलने के लिए किसान पर किए गए अत्याचारों का मार्मिक चित्रण किया गया है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कवि किसान की दयनीय दिशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाजन ने अपना ब्याज और मूल रकम को वसूल करने के लिए किसान का घर द्वार सब बेच दिया। रह रहे आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। और किसान को यह बात सोचकर बहुत दुख होता है कि उसकी जो सुंदर बैलों की जोड़ी थी उसको नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में एक सूल की तरह चुभती रहती है। उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती। वह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। तो यहाँ पर किसान के पास एक गाय थी जिसका नाम उसने उजरी रखा हुआ था, और वह किसान से इतना प्रेम करती थी कि किसान के अतिरिक्त वह किसी को भी अपने पास दूध दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। वह आंखों में नाचा करती। तो किसान के जीवन में जो सुख की खेती थी, अर्थात उसका जो सुखों से भरा हुआ जीवन था, वह दृश्य किसान की आंखों में आज भी घूमता रहता है और उसे कष्ट पहुंचाता रहता है। काव्यांश में महाजन के शोषण का मर्मस्पर्शी चित्रण है। किसान से ऋण वसूली के लिए उसका घर, बैल, गाय तक को बिकवा दिया गया। शिल्प सौंदर्य। रह रह में शब्द की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती में प्रश्न अलंकार है। जिसे कब में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। आंखों में चुभना, आंखों में नाचना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। बिना दवा दर्पण के घर में स्वर्ग चली, आंखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किसान के पारिवारिक दुख का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कवि किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसकी पत्नी बिना दवा दारू के मर गई, आंखें आती भर, और यह सोचकर किसान की आंखें भर आती हैं कि देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। और उसकी जो दुधमुही बेटी थी, छोटी सी बेटी थी, बिना देख रेख के कारण, देख रेख न हो पाने के कारण वह माता की मृत्यु के 2 दिन बाद ही मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, अब घर में एक विधवा पुत्रवधू रह गई थी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, कहती यद्यपि वह लक्ष्मी थी लेकिन फिर भी लोग उसको पति का घातिन मानते थे। यह हमारी समाज की परंपरा है कि जब किसी पर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका दोष उसकी पत्नी पर मढ़ दिया जाता है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। एक दिन कोतवाल ने उसे पकड़कर अपने पास मंगाया और उसका शारीरिक शोषण किया।
जिससे लज्जित होकर उसने कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस काव्यांश में किसान की दरिद्रता, विवशता व शोषण का सजीव चित्रण है। अभाव के कारण पत्नी व बच्ची की मृत्यु, कोतवाल द्वारा पुत्रवधू का शारीरिक शोषण होना, फिर उसका आत्महत्या करना आदि परिस्थितियां किसान की लाचारी को व्यक्त करती हैं। पति की मृत्यु के लिए पति को पत्नी को ही दोषी मानना समाज की बीमार मानसिकता को प्रदर्शित करता है। यह था कविता का भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य। दवा दर्पण, दो दिन, में मरी में वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। आंखें भर आना मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी, पतोहू आदि शब्द ग्रामीण परिवेश को व्यक्त करते हैं। भाषा प्रवाहमयी खड़ी बोली खड़ी बोली है। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ है चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। प्रस्तुत काव्यांश में किसान की मनोदशा का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया गया है। खैर पैर की जूती जोरू, यहाँ पे पैर की जूती जोरू मतलब पत्नी को कहा गया है। तो किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर का दुख तो है, लेकिन वह विशेष इतना दुख नहीं है। न सही क्योंकि न सही एक दूसरी आती, कहते पत्नी तो पैर की एक जूती के समान होती है, अगर एक नहीं है तो दूसरी आ सकती है। पर जवान लड़की की सुध कर, लेकिन किसान को जैसे ही अपने बड़े जवान लड़के की याद आती है, सांप लौटते फटती छाती, उसके हृदय में मानो सांप लौटने लगते हैं और असहनीय दुख के कारण उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी छाती फट जाएगी। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, स्मृति का मतलब यादें, जो क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। जब भी किसान कहते अपने पिछले सुख से भरे हुए जीवन को याद करता है, तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, लेकिन दूसरे ही क्षण जब उसे अपनी वर्तमान की सच्चाई का पता चलता है, तो उसकी आंखें शून्य में गड़ जाती हैं और वो तीखी नोक के समान उसकी आंखों में चुभने लगती हैं, उसको कष्ट देने लगती हैं। काव्यांश का भाव सौंदर्य। काव्यांश में जहाँ एक ओर किसान की अंतहीन दुखों के प्रति संवेदना प्रकट की गई है, वहीं दूसरी ओर नारी के प्रति समाज का उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण भी उद्घाटित किया गया है। शिल्प सौंदर्य। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरों का सजीव प्रयोग हुआ है। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो यह था कविता का अर्थ, भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य।